नमस्कार। कक्षा 12 की टेक्स्ट बुक सीरीज का एक और अध्याय लेकर के मैं आपके सामने विजेंद्र सोनी गंगानगर, जिसका टाइटल है परिवहन और संचार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम पूरे विश्व में परिवहन प्रणाली के स्वरूप और उनके विस्तार के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि परिवहन कहते किसे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परिवहन कहते किसे हैं, अच्छे से शब्दों में यहाँ पर परिभाषित कर रखा है कि व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की जो सेवा या सुविधा है उसको क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। और इस परिवहन का माध्यम होता क्या है, वो मनुष्य हो सकते हैं, वो पशु हो सकते हैं, वो विभिन्न प्रकार की गाड़ियां हो सकती हैं जिनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु को भेजा जाता है, वो परिवहन कहलाता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। परिवहन को संचार और व्यापार, उत्पादन केंद्र और उपभोग केंद्र से जोड़ने की एक इकाई माना जाता है। किसको? परिवहन को। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, यहीं से परिवहन की उपयोगिता सिद्ध होगी। वर्तमान में यदि देखें तो परिवहन के जो प्रकार हैं, जो साधन हैं, वो स्थलीय परिवहन की यदि हम बात करें तो उसमें सड़क और रेल परिवहन आ जाएगा। और वर्तमान में इसमें पाइपलाइनें भी जोड़ दी गई है। पाइपलाइनें ये भी स्थलीय परिवहन का ही एक हिस्सा है। और अन्य भाग कौन से हैं जिसमें नौ परिवहन या जल मार्ग की बात कर लेते हैं और वायु परिवहन की बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से परिवहन के चार प्रकार हो गए हैं। कौन से? एक तो स्थल परिवहन, एक नौ परिवहन, एक वायु परिवहन और एक पाइपलाइन। पाइपलाइन को हम इसमें अलग जोड़ेंगे। क्लियर है? चार। हालांकि पाइपलाइन इसका स्थल परिवहन का ही एक हिस्सा होता है। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्या करते हैं पाइपलाइन से? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था की जो भी चीजें हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम परिवहन के कौन से साधन का उपयोग करते हैं? पाइपलाइन का। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ऐसा कैसा छप सकता है सवाल। अब आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर परिवहन को रखा की श्रेणी में तो यह संगठित सेवा उद्योग के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि परिवहन किस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, और वो भी संगठित रूप में। क्लियर है? बात आती है परिवहन जाल क्या होता है। देखें, बहुत सारे मार्ग होते हैं, श्रेणियां होती हैं जिनको जोड़ने के लिए, परस्पर जोड़ने के लिए, जैसे ए स्थान है, बी स्थान है, सी स्थान है, डी स्थान है, ई स्थान है। अब इनको परस्पर जोड़ दिया, परस्पर जोड़ दिया हर प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगा? एक परिवहन जाल कहलाएगा। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, परिवहन जाल किसे कहते हैं। इसकी मैं आपसे बात कर चुका हूं कि परिवहन की विधाएं कौन सी है: स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन। पाइपलाइन को छोड़ करके और प्रत्येक जो भी परिवहन का साधन है उसमें मनुष्य और यात्रियों का भी परिवहन किया जाता है। केवल पाइपलाइन ही है जिसमें क्या होता है, हम तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। इसमें किसी प्रकार का अन्य माल और मनुष्य परिवहन या पशु परिवहन नहीं होता है। क्लियर है? अब इनमें से यदि हम बात करें कि सर्वाधिक अनुकूल साधन लंबी दूरी के लिए कौन सा होगा, तो वो हमेशा ही रेल परिवहन होगा। रेल परिवहन, जो कि हम माल परिवहन के रूप में मान लेते हैं। उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए जो बहुत जल्दी खराब हो जाए, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, तो वो वायु मार्ग होगी। वायु मार्ग, ऐसा का ऐसा सवाल छप सकता है। और परिवहन हेतु वायु यातायात ही सबसे अच्छी विधि है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये महंगी होती है। महंगी महंगी होने के कारण है इसका उपयोग कम किया जाता है। किसके लिए? लंबी दूरी के माल परिवहन के लिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। अब सड़क परिवहन की बात करते हैं। देखें, आदिकाल से
सड़क परिवहन का ही प्रयोग किया जा रहा है। वो कच्ची सड़क हो सकती है, वो पक्की सड़क हो सकती है। और उनमें भी किसका इस्तेमाल करते थे? खच्चरों का, घोड़ों का, ऊंटों का। और ग्रामीण क्षेत्र में तो आज भी यही चल रहे हैं। क्लियर है। लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो उसके बाद में हमने किस तरफ रुख किया? रेल तंत्र की तरफ, रेल तंत्र की तरफ। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है क्या, कि विश्व की पहली सार्वजनिक रेल मार्ग जो बात करते हैं, रेलगाड़ी जो बात करते हैं, वो उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन से डार्लिंगटन तक इन दो स्थानों के मध्य चली थी। और कब? 1825 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतियोगी परीक्षा में सीधा छपने वाला सवाल है, ध्यान में रखना है। यदि रेल मार्गों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक, अन्न और खनन विनिर्माण के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में आए जाने वाला साधन कौन सा है? रेल मार्ग ही है। इसीलिए यदि यूएसए में परिवहन क्रांति की बात करेंगे तो उसका माध्यम क्या रहेगा? रेल तंत्र रहेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन सड़क तंत्र में क्रांति किसने ला दी है? सड़क तंत्र में क्रांति किसने ला दी है? तो जैसे जैसे तकनीकी विकास होता चला गया तो हमने सड़क तंत्र में भी राजमार्गों को और तारा मार्गों को जोड़ दिया। जैसे नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, या स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करते हैं, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की बात करते हैं, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की बात करते हैं। एक और विश्व में ये देखें कि जहां पर परिवहन की जो बताई गई प्रणालियां हैं उसमें से कोई भी विकसित नहीं है, तो उसमें बोझा ढोने वाले जो पशु हैं उनको परिवहन के साधनों के रूप में यूज किया जाता है। और उसमें घोड़े का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये उदाहरण आपसे पूछेंगे तो वो पश्चिमी देशों में भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता है। और पश्चिमी देश कौन से हैं? तो उनमें आपने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के देश आपने इसमें शामिल करने हैं। कुत्ते और रेंडियर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो भी एस्किमो जनजाति के क्षेत्र हैं वहाँ पर कुत्ते और रेंडियर का उपयोग किया जाता है। और किस में? स्लेज खींचने के लिए किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी हम खच्चर को देखते हैं, वो परिवहन का मुख्य साधन है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में आज भी हम ऊंटों को देखते हैं परिवहन के साधन के रूप में। भारत में आज भी बैलों को गाड़ी खींचने के लिए, जिसको यहाँ पर छकड़े कहा गया है गाड़ी को, तो उनको खींचने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है। आज भी ये उदाहरण लिए जाते हैं किस रूप में? परिवहन के साधन के रूप में। क्लियर है। अब हम विश्व में सड़क तंत्र का उदाहरण पढ़ लेते हैं। देखिए, छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन उपयुक्त है, लेकिन लंबी दूरी के लिए कौन सा रेल परिवहन आर्थिक रूप से उपयुक्त रहेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और परिस्थितियों के अनुसार यदि रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं के रख रखाव की बात करें तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है। कहाँ पर? वर्षा और बाढ़ के क्षेत्रों में, भारी वर्षा और बाढ़ के क्षेत्रों में। क्लियर है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो वहाँ पर क्या उपयोगी रहेगा? वहाँ पक्की सड़कें ही उपयोगी रहेगी। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। यदि सड़कों का वितरण हम विकसित राष्ट्रों में देखें तो विकसित राष्ट्रों में सड़कों का वितरण अधिक पाया जाता है, पक्की सड़कें वहाँ पर अधिक पाई जाएंगी। दूसरा, विकासशील देशों में और अविकसित राष्ट्रों में हमें कच्ची सड़कें देखने को मिलेगी। जैसे जैसे कि हम विश्व में कुल मोटर वाहन का देखिए, मोटर वाहन क्यों है वहां पर उपलब्ध? क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी है। मोटर वाहन का सड़कों की लंबाई एक 150 लाख किलोमीटर, जिसमें से इनकी लंबाई का 33% अकेला कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सर्वाधिक वाहन की संख्या कहां पर मिलेगी? वहां पर पश्चिमी यूरोप की तुलना में कहां पर? उत्तरी अमेरिका में मिलेगी। उत्तरी अमेरिका में देखिए, सड़क तंत्र की बात हो रही है और गाड़ियों की बात हो रही है।
सड़क घनत्व भी उत्तरी अमेरिका में है और गाड़ियों की संख्या भी उत्तरी अमेरिका में है। यह चीज आपने ध्यान में रखनी है। और विश्व का कितने प्रतिशत भाग घेरती है? 33% भाग घेरती है सड़क की लंबाई का। सड़क की लंबाई का। क्लियर है? अब यहां बात करते हैं यातायात प्रवाह की। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जो सड़क पर यातायात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता स्थापित हो गई है। संकुलता है क्या चीज़? संकुलता है क्या चीज़ है कि जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित ना हो पाए तो सड़कों पर संकुलता बढ़ जाती है। संकुलता मतलब उसकी गहनता बढ़ जाती है, वहाँ साधनों की आवाजाही बढ़ जाती है। तो ये यातायात के जो शीर्ष और गर्त बिंदु है, इस पर आने जाने के जो बिंदु है, यातायात ज़्यादा मिलने के और कम मिलने के जो समय है वो विशेष दिन में विशेष समय पर देखा जाता है। जैसे काम के समय पर वहां पर यातायात का प्रवाह मतलब कर्मचारी आने के और कर्मचारी जाने के समय पर सड़क पर आवाजाही ज़्यादा मिलेगी तो वहां पर संकुलता ज़्यादा होगी। विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस प्रकार की ज़रूरतें होनी चाहिए उस प्रकार की ज़रूरतें, उस प्रकार की सुविधा नहीं है। इस कारण इनकी संकुलता बढ़ रही है और समस्या उत्पन्न हो रही है। महामार्ग क्या है? महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। इसका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात आवागमन रहे। जैसा कि इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये 6 लेन हाईवे है। इसमें 3 एक तरफा रास्ते हैं और 3 दूसरा उसके विपरीत दिशा में, मतलब आना और जाना दोनों अलग अलग लेन है। इसकी दोनों अलग अलग लेन है। इस प्रकार का यदि व्यवस्थित स्वरूप सड़कों पर विकसित किया जाता है उसको कहते हैं महामार्ग। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो इस श्रेणी में लाए जा रहे हैं, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण आप भारतमाला से देख सकते हैं। भारतमाला भारतमाला जो सड़क योजना है वो इसी प्रकार के स्वरूप के अंतर्गत आती है। क्लियर है? विकसित देशों में प्रत्येक नगर पतन महामार्गों से जोड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसी प्रकार के खुले महामार्ग की जरूरत होती है। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत में यदि देखें तो ऐसा नहीं मिलेगा। भारत में सड़कों का तंत्र और महामार्गों का तंत्र अमेरिका की बजाय बहुत कम है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित, पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित नगरों की भली भांति जुड़े हुए हैं। मतलब ये अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर पर जुड़े हुए हैं सड़क मार्ग के द्वारा। और सड़क मार्ग भी कैसा? महामार्गों के स्वरूप का। इसका उदाहरण दिया है इसने, ट्रांस कनाडियन महामार्ग। किसको जोड़ता है ये? पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत को के वैंकूवर स्थान को। ये पश्चिमी तट पर कौन है? वैंकूवर स्थान है। और पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड प्रांत का सेंट जोन्स नगर है। इसको आपस में जोड़ता है कौन? ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग। आरपीएससी में छपने वाला सवाल है और 12वीं में ये पूछे जाना, बोर्ड में पूछे जाने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है। एक और उदाहरण है अलास्का राजमार्ग। कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एकोरेंज से जोड़ता है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला सवाल है। एक निर्माणाधीन पैन अमेरिकन महामार्ग है। यदि ये बन गया तो ये बहुत लंबी दूरी तक जाने वाला है। कहाँ से? उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका के कनाडा से लेकर के और पनामा जलमार्ग को पार करके और दक्षिणी अमेरिका में मध्यवर्ती भागों तक जुड़ने वाला ये निर्माणाधीन महामार्ग है।
अभी बना नहीं है लेकिन शुरुआत हो चुकी है। क्लियर है। यूरोप में देखें तो ऐसे महामार्ग है वहां पर, लेकिन यूरोप में क्या प्रमुख है? रेल तंत्र प्रमुख है, रेल तंत्र। और दूसरा जल मार्ग प्रमुख है, तो वहां पर सड़कों का इतना महामार्ग के रूप में विकास नहीं हो पाया है। यदि रूस में देखें तो रूस में यदि अधिकतम बसाव की स्थिति देखें तो वो यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला से यूरोप की तरफ, मतलब कौन सा हिस्सा हो गया ये? पश्चिमी यूरोप हो गया। तो पश्चिमी यूरोप के हिस्से में रूस में औद्योगिक तंत्र भी है और जनघनत्व भी ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर महामार्ग विकसित हो गया जिसकी दूरी कौन है? मास्को है। ठीक है। पूर्वी दिशा में यदि रूस के यूराल पर्वत से पूर्वी दिशा में देखें तो इतना सुविकसित नहीं हो पाया है। रूस का दक्षिणी हिस्सा जो है यहां पर, ये महामार्ग के दृष्टिकोण से ज्यादा विकसित हुआ है। चीन की बात करते हैं तो चीन में भी महामार्गों का सिस्टम देखें तो वो देश में एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ते हुए एक प्रणाली विकसित की है जिसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रिस क्रॉस प्रणाली कहां पर है? चीन में विकसित है। इसका उदाहरण दिया गया है यहां पर, जैसे वियतनाम की सीमा के नजदीक शांसो नगर है, शांसो नगर है जो मध्य चीन में संघाई होते हुए दक्षिण में ग्वांगझो तक जाता है, और बीजिंग जो है वो उत्तर में स्थित है। उसको जोड़ने वाला ये पूरा एक महामार्ग विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? क्रिस क्रॉस है। ऐसे क्रिस क्रॉस प्रणाली है जो चीन में विकसित की गई है। एक और यहां पर महामार्ग है जो तिब्बत क्षेत्र में चेंगडू को लहासा से जोड़ता है, चेंगडू को लहासा से जोड़ता है। ऐसा ही यदि सिस्टम भारत में देखें तो भारत के सारे नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ऐसा ही एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका संख्या नंबर क्या है? 7, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और ये देश का सबसे लंबा महामार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए वर्तमान में इसको संख्या 44 दे दी गई है, 44, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी तक जोड़ता है। पहले ये वाराणसी तक ही जाता था, अब वाराणसी से श्रीनगर तक और बढ़ा दिया गया है। तो ये अब संख्या कितनी हो गई है? 7 की बजाय 44 हो गई है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? संख्या 44 हो जाएगा वर्तमान में। क्लियर है। ऐसा ही एक उदाहरण स्वर्णिम चतुर्भुज का है जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, चारों दिशा में। तो ये चारों दिशाओं को जोड़ने वाले महानगरों को सड़क से जो जोड़ता है उसका नाम क्या रखा गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज रखा गया है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ऐसा ही उदाहरण आपको अफ्रीका में भी मिलता है, जो क्या करता है? उत्तर में स्थित अल्जीरियस है, अल्जीरियस, उसको गुयाना के कोनार्की से जोड़ता है, कोनार्की से जोड़ता है। इसी प्रकार केपटाउन, केपटाउन को कैरो से जोड़ता है, केपटाउन को कैरो से जोड़ता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सीमावर्ती सड़कें देखें, ये क्या चीज है? भारत में 1960 में सीमावर्ती सड़कें बनना प्रारंभ हुई थी, और देश के सीमा क्षेत्र में बिल्कुल बाउंड्री पर जो रोड बनाई जाती हैं, जिनका महत्व क्या होता है? सामरिक दृष्टि का, सामरिक दृष्टि का मतलब ये देश की सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं। इस प्रकार की सड़कें क्या कहलाती है? सीमावर्ती सड़कें कहलाती हैं। और ये बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके अधिकार क्षेत्र में रहती है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। रेल मार्ग देखें, विश्व में यदि हम रेल मार्ग की बात करें, जैसे आप भारत में पढ़ते हैं कि 4 प्रकार की रेल लाइनें हैं, एक ब्रॉड गेज है, एक मीटर गेज है, एक नैरो गेज है, और ये 3 तो भारत की है, और एक मानक लाइन भी है जो विश्व में 2 पटरियों के बीच में 1.44 मीटर की दूरी रखने वाली केवल कहाँ पर चलती है? ब्रिटेन में चलती है, ब्रिटेन में।
तो इस प्रकार की रेल लाइनें जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर हमने एक एक महाद्वीप के रूप में इसका वर्णन करना है। तो यदि हम रेल मार्ग की सुविकसित प्रणाली देखें, सर्वाधिक घनत्व की बात देखें, तो वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें यूरोप में मिलेगा। यूरोप में देखें, सड़क तंत्र सबसे ज्यादा विकसित कहाँ था? अमेरिका में। और रेल तंत्र सबसे ज्यादा विकसित और सुदृढ़ सघन कहाँ पाया जाता है? वो यूरोप में पाया जाता है। यूरोप में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है रेल तंत्र का, जिसको हम आगे 13 देशों से गुजरते हुए बताएंगे। लेकिन उससे पहले बेल्जियम बेल्जियम में, यूरोप में देखें तो सबसे अधिक घनत्व वाला जो स्थान है वो बेल्जियम है रेल घनत्व का, जहां पर 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 किलोमीटर रेल तंत्र आपको विकसित मिलेगा। ये कहाँ पर है? बेल्जियम में है। तो ये यूरोप का सबसे सघन कहाँ हो गया है? बेल्जियम हो गया है। ठीक है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक सघन घनत्वों में प्रदर्शित करते हैं, जैसे लंदन की बात आ गई, पेरिस की बात आ गई, ब्रुसेल्स की बात आ गई, मिलान, बर्लिन, वारसा, ये सारे यूरोप के जो फेमस औद्योगिक क्षेत्र है उनकी बात है। और उनको किससे जोड़ा गया है? रेल तंत्र से जोड़ा गया है। इंग्लैंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध रेल टनल है जहाँ से रेलगाड़ी जाती है और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ते हुए जाती है, उसका नाम क्या है? यूरो टनल है। क्लियर है? अब विश्व में हम रेल तंत्र के वितरण की बात कर लेते हैं। देखें, यूराल को हमने रूस में प्रमुख क्षेत्र माना था। कौन सा? जो इसके बसाव को बताता है। यूराल के पश्चिम में ज़्यादा बसाव है, यूराल के पूर्व में कम बसाव है। तो मुख्य जो औद्योगिक क्षेत्र है वो यूराल के पश्चिम में, इसीलिए सड़क तंत्र भी यहाँ पर मुख्य विकसित था और रेल तंत्र भी यहाँ पर मुख्य रूप से विकसित मानेंगे। और इसका केंद्र सड़क तंत्र में भी मास्को था और रेल तंत्र में भी इसका मुख्यालय कौन होगा? मास्को। तो यूराल की यदि बात करें और रूस की बात करें तो वो कहाँ पर विकसित माना जाएगा? मास्को के इर्द गिर्द। उत्तरी अमेरिका की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र, देखिए सर्वाधिक सघन कहां पर है? यूरोप में है। और सबसे विस्तृत कहां पर है? वो उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का 40% रेल मार्ग कहां पर है? विश्व का 40% उत्तरी अमेरिका में है। देखिए, विश्व का 33% सड़क मार्ग कहां था? उत्तरी अमेरिका में था। विश्व का 40% रेल मार्ग कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है परिवहन के दृष्टिकोण से। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी, मध्य, उत्तरी अमेरिका और उससे संलग्न कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों के इर्द गिर्द है, जिसकी हम एक एक क्षेत्र की आगे बात करेंगे। कनाडा में यदि रेल तंत्र की बात करें तो वो सार्वजनिक सेक्टर में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। अभी हम केवल वितरण देख रहे हैं, फिर एक एक देश की, एक एक महाद्वीप की हम अलग बात और करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 25% भाग अकेला न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग पर्थ के सिडनी तक फैला हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। न्यूजीलैंड में भी देखें तो वहां पर रेल तंत्र विकसित होने का कारण क्या है? कृषि क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में 2 प्रदेशों में ही सघन फैला हुआ है, एक तो अर्जेंटीना के पंपास में और ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्र में। इसके अलावा यदि कहीं मिलता है तो चिली वो क्षेत्र है जहां पर रेल तंत्र आपको विकसित मिलेगा। और यहां पर यदि हम बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उस्पलाटा दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। उस्पलाटा दर्रा को पार करते हुए ब्यूनस आयर्स तक जाता है। देखिए कहां से? बालप्रेजो को ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। बालप्रेजो कहां पर है? चिली में। चिली के बालप्रेजो को ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना से जोड़ता है। कौन सा? उस्पलाटा दर्रा।
तो ये इम्पोर्टेंट बात रहेगी किससे संबंधित है, उस प्लाटा दर्रा से, उस प्लाटा दर्रा। क्लियर है। एशिया में यदि हम बात करें तो मुख्य जो सघन क्षेत्र मिलेंगे वो जापान, चीन और भारत के मिलेंगे। अफ्रीका की यदि हम बात करें, अफ्रीका की यदि हम बात करें तो ये विकसित राष्ट्र यहाँ पर बहुत कम है लेकिन खनिजों का भंडार है। तो ये खनिजों से जुड़ी हुई कुछ रेल मार्ग यहाँ पर आपको मिलेंगे, जैसे बेंगुला रेल मार्ग है। अब बेंगुला रेल मार्ग क्या करता है, ये अंगोला से कटक्का जाम्बिया तक जाता है। और किसके लिए, तांबे की पेट्टी विकसित है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक है तंजानिया रेल मार्ग, तंजानिया रेल मार्ग है जो जाम्बिया तांबा पेट्टी से दार ए सलाम तक, दार ए सलाम तक जाता है। एक है बोत्सवाना जिम्बाब्वे, बोत्सवाना जिम्बाब्वे रेल मार्ग है। और एक है ब्लू ट्रेन। ब्लू ट्रेन क्या है कि ये अफ्रीका के केपटाउन को प्रिटोरिया से जोड़ती है। ये चार ही मुख्य रेल मार्ग है, कहाँ पर है, दक्षिणी अफ्रीका में। इसके बाद हमें पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करनी है, जैसे कि हम पीछे भी उदाहरण पढ़ के आए हैं। जैसे ये कोई एक महाद्वीप है, इसके एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ दे रेल तंत्र से, तो ये क्या कहलाएगा, पार महाद्वीपीय रेल तंत्र कहलाएगा। और विश्व में इसके उदाहरण हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण हम पढ़ते हैं पार साइबेरियन रेल मार्ग। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कितना, 9322 किलोमीटर। इसमें व्यवस्था क्या है कि ये दोहरे पथ पर बना हुआ है। एक साइड ट्रेन जा रही है, दूसरी साइड आ रही है, तो किसी प्रकार के एक्सीडेंट की यहाँ से संभावना नहीं होती है। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये पश्चिम तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के और पूर्व में व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसके क्षेत्र में, इसके रास्ते में जो आने वाले, इसके रास्ते में जो आने वाले मुख्य क्षेत्र हैं उनकी हम बात करते हैं तो मास्को, कंजान, ट्यूमिन, नोवोसिवर्ग, चित्ता, ये इसके प्रमुख क्षेत्र रहेंगे। क्लियर है। और इसको हम मैप पर भी समझ लेते हैं। देखें, ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के और व्लादिवोस्टोक तक जा रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक जा रहा है। इसके रास्ते में मास्को, कंजान, ट्यूमिन, ओम्स्क, चिंता, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो इसको पार करते हुए ये रेल मार्ग जा रहा है। ये आपने ध्यान में रखना है। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से, सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है, ये पश्चिमी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है, व्लादिवोस्टोक है, यहाँ तक जा रहा है। क्लियर है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग है उसका नाम है पार कनेडियन रेल मार्ग। ये 7050 किलोमीटर लंबा है और ये पूर्व में स्थित हैलिफैक्स से प्रारंभ होकर और कहाँ तक जाता है, वैंकूवर तक जाता है। वैंकूवर तक इसका निर्माण 1886 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और ये क्यों प्रमुख है, क्योंकि ये गेहूं की प्रेरीज की जो मेखला है और शंकुधारी जो वनस्पति क्षेत्र हैं उनके आवागमन के लिए, उनके यातायात परिवहन के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी कहलाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैप पर देख लेते हैं। देखें, ये वो कनाडा का हिस्सा है, ये वो कनाडा का हिस्सा है। ये प्रशांत महासागर के तट पर कौन सा स्थित है, वैंकूवर, वैंकूवर। और इस तरफ अटलांटिक महासागर पर कौन सा, हैलिफैक्स है। तो ये वैंकूवर को रेल मार्ग द्वारा हैलिफैक्स से जोड़ता है कौन सा, पार कनाडियन रेल मार्ग। क्लियर है। यही वो क्षेत्र है जहां पर क्या, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। और इस तरफ यूएसए में जो प्रेरित क्षेत्र हैं उनके परिवहन को भी ये गति देता है। एक उदाहरण और देखते हैं, संघ और प्रशांत रेल मार्ग। कहां पर है ये, यूएसए में। यूएसए में कहां से कहां तक जाता है कि न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड से जोड़ते हुए सैन फ्रांसिस्को तक ये मार्ग विस्तृत है। इसको भी मैप पर देखते हैं। देखिए, ये क्षेत्र जो न्यूयॉर्क का है ये
अंध महासागर के तट पर स्थित है और कहाँ तक जोड़ता है? प्रशांत महासागर के तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से। और ये मार्ग इस प्रकार से जुड़ा हुआ है रेल तंत्र द्वारा, रेल तंत्र द्वारा। क्लियर है? ये यूएसए का महत्वपूर्ण रेल तंत्र है। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करते हैं तो वो पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से आरंभ होकर के और पूर्वी तट पर सिडनी से मिलाते हुए ये आर पार एक रेल मार्ग विकसित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी चित्र पर देखते हैं। देखिए ये है पर्थ। पर्थ जो हिंद महासागर के तट पर स्थित है और इस तरफ ये पूरा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया को कवर करते हुए सिडनी से मेलबर्न तक जाता है, मेलबर्न तक जाता है। तो ये कौन सा रेल मार्ग है? ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। और ये सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। इसके क्षेत्र में आने वाले प्रमुख जो भाग हैं वो यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आ जाएगी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करते हुए ये जाता है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और ये ब्रोकन हिल्स जो हैं, रोटो हैं, ये पोर्ट अगस्टा हैं, ये सवाल पूछे हुए हैं आरपीएससी के हिसाब से, महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। अब बात करते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग की बात करें तो यही है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये पेरिस से लेकर के और इस्तांबुल, तुर्की के इस्तांबुल तक जाता है। ये बहुत सारे देशों को पार करते हुए जा रहा है, इसीलिए ये यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इसको भी मैप पर समझते हैं। देखें, ये देखें यहाँ पर, ये पेरिस से स्ट्रासबर्ग, स्ट्रासबर्ग से म्यूनिख जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया के वियना होते हुए, हंगरी के बुडापेस्ट होते हुए, फिर इस्तांबुल, इस्तांबुल तुर्की तक जाता है, ये तुर्की तक। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि पूरा का पूरा यूरोप मध्यवर्ती भाग से ये रेल तंत्र द्वारा जुड़ा हुआ है। इसको आगामी एशिया तक जोड़ने की भी योजना है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्ग है। कहाँ का? यूरोप का। अब बात करते हैं हम जल परिवहन की। देखिए, सबसे सस्ता और कम ऊर्जा वाला जो परिवहन का साधन है वो कौन है? जल परिवहन है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? और ये दो में बांटा जाता है। एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय टाइप का, अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का, जो कि महासागरों के द्वारा यातायात परिवहन होता है। और एक होता है अंतर्देशीय, जो नदी और नहरों के माध्यम से या झीलों के माध्यम से जो परिवहन होता है। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। सबसे पहला ही उदाहरण है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। विश्व का सबसे व्यस्त जो व्यापारिक जल मार्ग है वो यही है। क्लियर है? इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको देखें। ये वो जल मार्ग है, ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा, और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये है यूरोप का पश्चिमी हिस्सा। ये दोनों ही व्यापारिक दृष्टिकोण से विकसित राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्रों का समूह यहाँ पाया जाता है। और इनके बीच में जो व्यापारिक संबंध होता है वो इसी जलमार्ग के द्वारा होता है। इसके अलावा यदि ये एशिया के क्षेत्रों से जुड़ना है तो भी यहीं से ये मार्ग मिलेगा इसको। इसीलिए विश्व का सबसे व्यस्त मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो जल मार्ग है वो है भूमध्य सागर हिंद महासागर व्यापारिक मार्ग। देखें, इसको विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य सागर को पार कर रहा है। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहेगी वो स्वेज नहर की रहेगी। स्वेज नहर की, स्वेज नहर बनने के बाद इस व्यापारिक मार्ग की महत्ता और भी ज्यादा हो गई है। इस मार्ग पर जो आने वाले मुख्य
पतन है वो कौन कौन से होंगे? पोर्ट सईद, पोर्ट अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर। ये सबसे महत्वपूर्ण जो पतन है इस मार्ग पर आने वाले वो हैं। सीधा सा मतलब ये है कि ये यूरोप और अमेरिका को एशिया के मार्ग से जोड़ने का तरीका काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या रहेगा? स्वेज मार्ग। क्लियर है? उत्तरी उत्तमासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप यूं समझे, ये जो मार्ग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हिस्सा, ये उत्तमासा अंतरिक्ष जल मार्ग है। ये पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका, इन जो विकसित राष्ट्रों को है यहाँ से जल मार्ग प्रदान करता है। किसके लिए? यूरोप से और ये अमेरिका से एशिया की तरफ, एशिया की तरफ। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने अभी पढ़ा कि इन दोनों विकसित राष्ट्रों को जल मार्ग द्वारा स्वेज मार्ग से भी जोड़ा जाता है। तो स्वेज मार्ग के बनने से पहले जो उपयोगी मार्ग था वो यही था। स्वेज मार्ग बनने के बाद में इसकी उपयोगिता कम हो गई है। तो ये सवाल बनता है बहुत अच्छा कि स्वेज मार्ग बनने से किस मार्ग की उपयोगिता कम हुई है? तो उत्तमासा अंतरिक्ष जल मार्ग की महत्ता कम हुई है। ये चीज ध्यान में रखनी है। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को ये दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे से मिलाता है। क्योंकि इस मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण देश यही हैं जो औद्योगिक दृष्टिकोण से अव्वल स्तर के हैं। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ये वृहत वृत्त पर स्थित वैंकूवर को योकोहामा से जोड़ता है। वैंकूवर कहाँ पर? कनाडा का हिस्सा आ जाएगा और योकोहामा कहाँ? जापान का हिस्सा आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और इस पर कौन कौन से पतन हैं जो मुख्य रहेंगे? वो वैंकूवर है, सिएटल है, पोर्टलैंड है, सैन फ्रांसिस्को है, योकोहामा है, कोबे, संगाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब चीन, जापान और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने वाला कौन हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग हो जाएगा। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग पर कौन विशेष रहेंगे? तो इसमें पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा जोड़ा जाता है। और ये चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि पनामा और सिडनी के बीच दूरी जो तय की गई है वो 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इसी मार्ग पर स्थित एक पतन है। क्या होता है इस मार्ग से कि हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। और यदि हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी बात करें तो यहाँ से भी ये मार्ग प्रशस्त होता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? फिर है तटीय नौ परिवहन। तटीय नौ परिवहन, इसके प्रमुख देश कौन से हो जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। इसके अलावा यूरोप में देखें तो शेंगेन देश हैं, उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्लियर है? अब बात नौ परिवहन नहरों की करते हैं और दो ही नहरें महत्वपूर्ण रहेंगी, स्वेज और पनामा। देखिए स्वेज नहर के बारे में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ? 1869 ईस्वी में। इसके उत्तर में स्थित पोर्ट का नाम क्या है? तो पोर्ट सईद है। इसके दक्षिण में स्थित पोर्ट का नाम क्या है? तो पोर्ट स्वेज है, जिसको स्वेज पतन भी कह देते हैं। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करने का काम है स्वेज मार्ग करता है। लिवरपूल कहाँ? इंग्लैंड में। और कोलंबो के बीच में प्रत्यक्ष दूरी को कम करने का काम किसने किया है? स्वेज मार्ग ने किया है। इसकी लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर की है और इसकी गहराई कितनी है? 11 से 15 किलोमीटर की है। 100 जलयान यहाँ से लगभग आवागमन करते हैं प्रतिदिन। इसको मैप पर देखें, ये रहा भूमध्य सागर में स्थित पोर्ट सईद और ये रहा स्वेज की खाड़ी के नजदीक पोर्ट स्वेज। तो ये किसको जोड़ रहा है? भूमध्य सागर को
सुएज की खाड़ी से, सुएज की खाड़ी, और ये कहाँ पर है, लाल सागर में। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और कहाँ से व्यापारिक मार्ग इसको आगे यदि बढ़ाएं तो ये किसको, जिब्राल्टर जल संधि को पार करते हुए उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों से जुड़ जाएगा। क्लियर है। और इस तरफ यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये किस तरफ चला जाएगा, एशिया की तरफ चला जाएगा। पनामा नहर, पनामा नहर की बात करें तो देखें, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये पनामा नगर और कोलोन के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। इस 8 किलोमीटर के शहर को खरीद करके, इस क्षेत्र को खरीद करके इसे नहर मंडल नाम दिया गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है, 72 किलोमीटर, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी कटान के युक्त क्षेत्र से गुजरती है। और इस पर कुल 6 जल प्रबंधन तंत्र विकसित हैं। ये विश्व की एकमात्र ऐसी प्रणाली है जिसमें लोक व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण लोकों को आपने याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या हो जाएगा, गांटुम। गांटुम लोक किस तरफ है, तो ये अटलांटिक महासागर की तरफ है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है। मध्य में स्थित इसके लोक का नाम क्या है, तो इसका नाम है मीरा फ्लार्स। मीरा फ्लार्स, क्लियर है। और मीरा फ्लार्स से ऊपर की तरफ जो लोक स्थित है इसका नाम है पेड्रो। तो उत्तर से यदि हम अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर की तरफ लोक का क्रम देखें तो वो कौन सा रहेगा, गांटुम, पेड्रो और अंत में मीरा फ्लार्स आ जाएगा। क्लियर है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर से फायदा क्या हुआ है कि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य की दूरी 13,000 किलोमीटर कम हो गई है। देखें, यदि हम उत्मासा अंतरिप की बात की थी अफ्रीका वाले महाद्वीप से, जो स्वेज नहर के निर्माण से क्या हुआ था, 6400 किलोमीटर दूरी कम हो गई थी। 6400 किलोमीटर दूरी कम हो गई थी किसकी, कोलंबो की। कहाँ से, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों से। और ये न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को है तो दोनों कहाँ के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ही। एक अंत महासागर के तट पर है और एक प्रशांत महासागर के। अंत महासागर के तट पर कौन, न्यूयॉर्क, और प्रशांत महासागर के तट पर कौन है, सैन फ्रांसिस्को। इन दोनों को पहले क्या करना पड़ता था, दक्षिणी अमेरिका, देख यहाँ यहाँ न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क से पहले यूं इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से से जा करके सैन फ्रांसिस्को पहुंचना पड़ता था। लेकिन जैसे ही पनामा मार्ग बन गया है तो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी कम हो गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आपने ध्यान में रखना है। और कितनी दूरी कम हो गई है, तो 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। क्लियर है। तो यदि आर्थिक महत्व की बात करें तो यह स्वेज मार्ग से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वेज मार्ग तो कहाँ जोड़ रहा है, एशिया से जोड़ रहा है। और ये केवल किसको जोड़ रहा है, अमेरिका के ही दोनों तटों को आपस में जोड़ रहा है। क्लियर है। आंतरिक जलमार्ग की बात करते हैं, इसके साधन कौन से रहेंगे, नदियां, नहरें, झीलें, ये इसके साधन रहेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका आता है, राइन जलमार्ग का। देखिए, राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्त नदी माना जाता है। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्त नदी माना जाता है। और एक, जब भी राइन नदी का नाम आ जाए तो रूहर बेसिन को आपने याद रखना है। रूहर बेसिन, रूहर बेसिन की जब भी बात आ जाए तो कोयला परिवहन को याद रखना है। तो कोयला परिवहन के लिए जाने जाने वाली नदी कौन सी है, रूअर नदी। कहाँ पर है, जर्मनी और नीदरलैंड के बीच में प्रवाहित होती है और ये कोयला परिवहन के लिए जानी जाती है। इस पर जो मुख्य पतन है वो कौन सा है, कोलोन। कोलोन पतन है और रोटरडम ये भी पतन है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कहाँ पर, राइन जलमार्ग पर।
फिर बात आती है डेन्यूब जलमार्ग की। देखिए डेन्यूब नदी कहाँ पर है? यूरोप में। यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके और ये पूर्व की ओर बहती है। इस दौरान क्या करती है? मक्का, गेहूं, इमारती लकड़ी, मशीनरी, इन सब का परिवहन के काम आती है डेन्यूब नदी। वोल्गा नदी रूस में जो वल्दाई पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और निकल करके कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो रूस की सबसे महत्वपूर्ण, और यदि यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण कहें और वोल्गा मास्को नहर इसको कहें तो कोई विडंबना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रूस में या यूरोप में सबसे बड़ी नदी कहें, लंबी नदी कहें तो कौन सी आएगी? वोल्गा ही होगी। और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक दृष्टिकोण से नदी होगी तो वो कौन सी होगी? वोल्गा नदी होगी। इसी प्रकार वृहद झील सेंट लॉरेंस, देखें यूएसए का जो महान झील प्रदेश है उसमें 5 झीलें हैं: सुपीरियन, हारून, ईरी, ओंटेरियो और मिशिगन। मिशिगन एकमात्र है जो उत्तरी अमेरिका में, बाकी कनाडा और यूएसए के बीच में पाई जाती है। अब सुपीरियर और हारून के बीच में एक नहर बनाई गई है जिसका नाम सू नहर है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लो, आएगा। और ईरी और ओंटेरियो के बीच में एक नहर है जिसका नाम है वेलेंड नहर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सू नहर और वेलेंड नहर ये बनाई गई है व्यापारिक महत्व के लिए, परिवहन के दृष्टिकोण से। तो इनका महत्व और बढ़ जाता है। किस किस के बीच में? सुपीरियर और हारून के बीच में तो कौन सी है? सू नहर है। और ईरी और ओंटेरियो के बीच में वेलेंड नहर है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब मिसिसिपी जलमार्ग की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का जो जलमार्ग प्रदान करता है वो मिसिसिपी है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वायु परिवहन। देखिए विश्व में सबसे तीव्रतम और महंगा जो साधन है वो कौन सा है? वायु परिवहन है। वायु परिवहन है। विश्व का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो 35 घंटे से ज्यादा दूर हो वायु परिवहन के द्वारा। क्लियर है? विश्व में कोई भी ऐसे क्षेत्र जहां पर रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जहां पर गम्य ना हो, जहां तक पहुंच ना हो, वहां पर क्या उपयोगी रहेगा? वहां पर वायु परिवहन ही उपयोगी रहेगा और होता भी है। वर्तमान में यहीं से व्यवस्था होती है। यदि एरोप्लेन वहां तक नहीं पहुंच पाए तो हेलीकॉप्टर से सुविधा प्रदान की जाती है। विश्व में यदि वायु परिवहन की बात करें तो अकेला यूएसए है जो 60% भाग को कवर करता है। सबसे प्रमुख जो वायु मार्ग रहेगा वो न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो के नोडीय बिंदु से होता हुआ जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? इसके बाद में है पाइपलाइन। पाइपलाइन वर्तमान में तरल पदार्थों के परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पाइपलाइन है, जिसमें क्या क्या परिवहित होता है? जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल, ये सब कुछ इससे प्रवाहित। उदाहरण यदि हम देखें, उदाहरण के स्वरूप विश्व में सबसे ज्यादा ऐसा उदाहरण कहाँ मिलेगा? विकसित राष्ट्रों में। विकसित राष्ट्रों में, यदि विकसित राष्ट्रों में देखें तो रसोई गैस तक भी पाइपलाइन जा रही है। न्यूजीलैंड में फर्मों, फैक्ट्रियों तक भी दूध की पाइपलाइन जा रही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में तो एक बिग इंच पाइपलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल कुएं को उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल ले जाने तक उपयोग में लाई जाती है। बिग इंच पाइपलाइन, ये आपने ध्यान में रखना है। यही उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है। ईरान वाया भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ये प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है। जब ये बन जाएगी तो ये विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी। ये उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं संचार की। देखिए संचार क्या चीज है कि किसी भी माध्यम से जिसमें परिवहन ना हो, कोई भी डाक के माध्यम से, कोई भी फोन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना। यहाँ पर परिवहन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सूचना प्रेषित की जा रही है। और यदि आदिकाल की बात करें तो ये माध्यम कौन हुआ करता था? पक्षी हुआ करते थे।
पक्षी के माध्यम से। लेकिन वर्तमान में जमाना किसका आ गया है? इंटरनेट का जमाना आ गया है। 1990 के बाद जो अंकीकरण प्रारंभ हुआ है उसके बाद क्या चीज है? इंटरनेट ही है जो इसमें क्रांति का कारण बना है। ये चीज आपने ध्यान में रखना है। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली चीज क्या है? वो टेलीफोन ही है, वो हमारे मोबाइल ही है। अब ये सब कुछ चीज संभव किसके कारण हो पाई है? ये उपग्रह के कारण हो पाई है। ये उपग्रह संचार प्रणाली ही है जो आयन मंडल से तरंगों को परावर्तित करके पुनः पृथ्वी पर भेज देती है। अब भारत के उपग्रह के क्षेत्र में उठाए गए कदम कौन से है? तो भारत का पहला ही उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1979 को प्रक्षेपित किया गया था, जिसमें याद रखना है ये भारत का उपग्रह क्षेत्र में पहला बड़ा कदम है। भास्कर प्रथम 1979 में इसमें यह प्रक्षेपित किया गया। रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में हुआ था। 18 जून 1981 को एप्पल प्रक्षेपित किया गया। ये भारत के उपग्रह संचार प्रणाली में उठाए गए कदम है। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या होता है? साइबर स्पेस इंटरनेट है विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है ये, ठीक है। इसका माध्यम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप www इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज या साइट बनाने के लिए काम करते हैं, वो कहलाता है साइबर स्पेस इंटरनेट का माध्यम। इसी के माध्यम से क्या होते हैं? जितने भी जेट विमान है या कोई भी नौ संचालन है जिसमें सूचनाएं प्रक्षेपित करनी पड़ती है, जीपीएस सिस्टम काम करता है, वो इसी के माध्यम से काम करता है। और यदि विश्व में देखें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इसके उपयोगकर्ता कौन मिलेंगे? वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो ब्रिटेन है, वो जर्मनी है, जापान है, चीन है, भारत है और एक रूस का नाम भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने परिवहन संचार से संबंधित बहुत डिटेल से पढ़ा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वही काम करना है क्या? इसे लाइक करना है, इसे शेयर करना है। धन्यवाद।